हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर्स में अपन ने ज्वालामुखी स्टार्ट किया था। ज्वालामुखी के प्रकारों, ज्वालामुखी क्रिया आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इस लेक्चर के अंदर जो है वो अपन जो आकृतियां बनती हैं और मुख्यतः जो है आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो विभिन्न आकृतियां बनती हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और विश्व के अंदर जो ज्वालामुखी का जो वितरण है, जो मुख्य क्षेत्र हैं, 4 कैटेगरीज में अपन 4 डिविजन्स करेंगे या 4 वो क्षेत्र हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। उन सब के बारे में इस लेक्चर में विस्तार से अध्ययन करेंगे अपन। जहाँ तक आकृतियों का संबंध है, अपन ने क्योंकि ज्वालामुखी 2 शक्तियों का विभाजन किया था, आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति। आंतरिक शक्ति के अंदर भूकंप अपन ने क्लियर किया था और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक आंतरिक महत्वपूर्ण शक्ति है और जब अंदर का तरल मैग्मा धरातल पर आने का प्रयास करता है तो कभी-कभी कुछ भाग जो है धरातल पर आ जाता है, कुछ धरातल तक नहीं आ पाता। और वो धरातल के निचले भागों के अंदर, आंतरिक परतों के अंदर अगर उसे जैसी प्रकार की उसे जगह मिलती है, उसमें तरल मैग्मा भरता है और उससे विभिन्न आकृतियों का निर्माण होने लगता है। और उसी जो रिक्त स्थान मिला है और रिक्त स्थान के अंदर जो आकृति बनती है, उसी का इसका नामांकन अपने को देखने को मिलता है। now, आंतरिक भाग में जो मैग्मा है वो धीरे धीरे, क्योंकि आंतरिक भाग में तापमान अधिक रहता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है। और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण जो है उनकी आकृतियों पर प्रभाव देखने को मिलता है। इस कैटेगरी के अंदर जो है अपन जब करते हैं कि ऊपरी जो भाग है, जब मैग्मा बाहर धरातल पर लगता है और वायुमंडल के संपर्क में आता है, तो ऊपर का जो भाग है वहाँ पर मुख्यतः अपन ने ज्वालामुखी के क्रेटर है, आदि कॉरिडोरा है, उनके बारे में संबंधित पढ़ा। प्लेटो पठार का निर्माण करता है और जल्दी ठंडा होता है। और जल्दी ठंडा होना क्योंकि वायुमंडल के संपर्क में आता है। एक मध्य, पृथ्वी का मध्य वाला भाग है जो वहाँ पर जो ठंडा होने की दर है वो मध्यम होती है। और एक आंतरिक भाग है जहाँ पर काफ़ी गहराई के अंदर जो है उसके मैग्मा के शीतल होने की दर जो है काफ़ी धीमी होती है, क्योंकि वो वायुमंडल के संपर्क में किसी प्रकार से भी नहीं आता। तो इसी आधार पर जो है इन्हें 2 टुकड़ों में विभाजित करते हैं। एक तो एक्सट्रूसिव बाह्य आकृतियाँ और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के अंदर अपन ने मीडियम और जो है डीप वाला जो है, इन दोनों के अंदर जो आकृतियाँ बनती हैं, आप डायग्राम में आप देख रहे हो। जो मुख्य आकृति एक एक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण आकृति है जो बहुत बड़े विस्तार के अंदर बनती है, और ये आकृति गुंबद नुमा हो सकती है, बहुत बड़ा डोम शेप ले सकती है, गोली हो सकती है। और ये महत्वपूर्ण आकृति है, पैथोलिथ कहलाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण आती है और इस बैथोलिक से जो है विभिन्न शाखाओं के रूप में जब मैग्मा निकलता है तो वह स्टॉक्स कहलाता है। और स्टॉक्स के अंदर जब वायुमंडल, जब पृथ्वी की आंतरिक परतों के अंदर अगर धरातल के पैरेलल टू दी सरफेस, धरातल के समानांतर अगर एक स्थान मिल जाता है और उसके अंदर वो मैग्मा धीरे धीरे जमता है, तो वो जो परत दर वो जो परतें हैं जो धरातल के समानांतर जमती हैं वो सिल कहलाती हैं। और अगर एंगुलर फॉर्म में जमती, जो अगर बनती हैं तो वो डाइक कहलाती हैं। वो परपेंडिकुलर फॉर्म में जमती हैं तो वो डाइक कहलाती है। इसके अतिरिक्त अगर ये गुंबद नुमा, छोटे गुंबद नुमा अगर आकृति बनती है तो ये लैकोलिथ कहलाती है। और अगर तश्वीर नुमा में मिलती है तो वो हैकोलिथ कहलाती है। तो इन आकृतियों के बारे में अभी अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। नाउ मीडियम 2 वर्ग का अपन मुख्य लिए है, आंतरिक भाग और मध्यवर्ती भाग। अभी मैंने इसका बैथोलिथ है, डाइक है, सिल है, लैकोलिथ है। ये सारी आकृतियां जो हैं महत्वपूर्ण हैं। ना पहली आकृति जो मैंने कहा बैथोलिथ, ये सबसे महत्वपूर्ण आकृति है। विस्तार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी बड़ी है। काफ़ी विस्तृत क्षेत्र के अंदर, आंतरिक भाग के अंदर, गहराई के अंदर जब मैग्मा जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में ठंडा होता है तो एक डोम शेप में आकृति जमने लगती है। और अपरदन और अपक्षय की क्रिया के कारण धीरे 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 जब ऊपर की चट्टानें खंडित हो जाती हैं तो ये आकृति देखने को मिलती है, जैसा आप मैप में देखो। और ये जो पैथोलिथ का आकार जो है वो कई किलोमीटर, सेवरल किलोमीटर की गहराई पर भी हो सक काफ़ी विस्तृत हो सकती हैं ये लंबाई चौड़ाई के अंदर। दूसरी महत्वपूर्ण आकृति है लैकोलिथ। अपन ने डिस्कस किया था कि ये
जब आंतरिक भाग से पाइप के द्वारा, एक नली के द्वारा मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करता है, तो पृथ्वी की आंतरिक परतों के अंदर जो है वो एक गुंबद नुमा उसे रिक्त स्थान मिल जाता है, और गुंबद नुमा रिक्त स्थान मिलने के कारण जो है ये इसी रिक्त स्थान के अंदर ही मैग्मा धीरे 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 शीतल होता है और ये आकृति बनती है गुंबद नुमा। इस आकृति को लैकोलिथ कहा जाता है। लैकोलिथ के उदाहरण विश्व में बहुत जगह देखने को मिलते हैं। और दूसरा है लैपोलिथ। एक महत्वपूर्ण आकृति जो बनती है लैपोलिथ है, ये भी जो लैकोलिथ से जो काफ़ी कुछ मिलती है, मगर इसमें जो है पाइप से वही मैग्मा बाहर आता है, मगर उसमें गुंबदनुमा आकृति बनती है, इसमें तस्वीरनुमा। मतलब पृथ्वी की आंतरिक परतों के अंदर जो रिक्त स्थान जो मिलता है मैग्मा को, वो एक सोशल शेप में कॉनकेव रूप में मिलता है, और ये एक तस्वीर रूप में मिलता है जिसके अंदर की मैग्मा जमा होने के कारण ये आकृति बनती है तस्वीरनुमा। इसे लैपोलिथ कहा जाता है। नौ एक फेकोलिथ के अंदर आता है। फेकोलिथ के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक सिल आता है और दूसरा जो आता है शीट आता है। अब जो जो आंतरिक जो आग्नेय चट्टानें हैं, जो दे आर हॉरिजेंटल, जो है क्षैतिज रूप में बॉडीज के अंदर, इंटीरियर लेयर्स में बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव रॉक्स आर कॉल्ड द सिल, अब देखा था। और पतली पतली अगर लेयर्स में जमता है तो वही हॉरिजेंटल फॉर्म में, क्षैतिज रूप में अगर मैग्मा जमता है आंतरिक परतों के अंदर तो वो शीट कहलाता है, पतली पतली शीटों के अंदर जमने लगता है। सिल का उदाहरण अपन देखते हैं कि ये सिल का जो है वो समानांतर, पैरेलल टू द सरफेस आकृति जमती है, तो ये मैग्मा की वो सिल कहलाती है। और डाइक जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, जब मैग्मा उसे रिक्स्थान ऐसा ही मिलता है। सिल इज पैरेलल टू द ग्राउंड, ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। डाइक दोनों में मुख्य अंतर ये है। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि सिल और डाइक के अंदर मुख्य अंतर क्या है आकृतियों के अंदर, उसका जमाव जो है पैरेलल टू दी हॉरिजेंटली होता है और इसका परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है, तो ये दोनों का एक मुख्य अंतर देखने को मिलता है। वही उदाहरण के लिए डाइक के अपन ने कहा था कि ये कुछ महत्वपूर्ण डायग्राम्स हैं जिनके अंदर आप देख रहे हैं कि जमाव है वो पहाड़ी भागों के अंदर वो परपेंडिकुलर हुआ हुआ है। सिल डाइक के उदाहरण विश्व के अनेक भागों में देखने को मिलते हैं। डाइक के उदाहरण है सिल की फोटोग्राफी के अंदर आप इसे साफ देख सकते हैं। जहाँ तक ज्वालामुखी विकिरण का संबंध है, प्लेट विवर्तनिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अपन ने कहा था। और जितनी भी घटनाएं, विवर्तनिकी घटनाएं घटित होती हैं, वो मुख्यतः इन प्लेटों के किनारे पर घटित होती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया उनमें से एक महत्वपूर्ण है। और ये जितनी भी प्लेटें हैं, प्लेटों का अपन ने विस्तार से अध्ययन किया था उस लेक्चर के अंदर कि प्लेटों की जो गति होती है तीन प्रकार की होती है। एक, प्लेटें जो हैं आपस में टकराती हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव प्लेटें कहलाती हैं या विनाशात्मक किनारा कहलाता है। जब प्लेटें विपरीत दिशा में अगर गति करती हैं तो धरातल की बनावट, मैग्मा बाहर आता है, धरातल का विस्तार होता है, तो ये रचनात्मक प्लेटें कहलाती हैं। और कभी कभी प्लेटें आसपास से खिसकती हैं तो वो कंजर्वेटिव प्लेट, संरक्षित किनारा कहलाता है। जितनी भी आ, घटनाएं ज्वालामुखी की हैं विश्व के अंदर जो है वो अधिकांश इन्हीं प्लेटों के सहारे हैं। दूसरा है इसकी, जो 80% ज्वालामुखी की जो क्रियाएं हैं वो विनाशात्मक किनारे, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स के सहारे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और 15% का आसपास का जो क्षेत्र है वो रचनात्मक किनारों के संपन्न होती है। शेष जो है आंतरिक भाग है। तो जो वर्गीकरण विश्व में बेल्ट्स का वर्गीकरण करते हैं, वितरण का अध्ययन करते हैं, तो पहली जो पेटी आती है वो जो प्रशांत महासागरीय के अंदर जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और मैंने डिस्कस किया था ज्वालामुखी के पहले लेक्चर के अंदर कि विश्व का 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों दोनों तटों, भागों, द्वीपीय चापों, समुद्री द्वीपों के सहारे है। ये प्रशांत महासागर की जो पेटी है इस रिंग ऑफ फायर, ये अब हमेशा क्वेश्चन बनेगा। रिंग ऑफ फायर की पोजीशन जो है वो प्रशांत महासागर के अंदर है। यह पेटी अंटार्कटिक से माउंट एरबस से शुरू होकर दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वतमाला का अनुसरण करते अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी पेटी से ये मिल जाती है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण पेटी है विश्व की। दूसरी जो महत्वपूर्ण वो है वो मिड कॉन्टिनेंट्स हैं।
ये इसमें जो धरातलीय प्लेटें जो हैं वो आपस में टकरा रही हैं, वहाँ ये घटनाएं घटित होती हैं, और इसमें ये विनाशात्मक किनारा होगा। जो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो वो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स होगा। और उदाहरण के लिए यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट है, इसकी एक शाखा जो है अफ्रीका की भ्रंश घाटी, दूसरी जगह स्पेन इटली होते हुए कॉकस हिमालय की ओर आगे बढ़ते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, प्रशांत महासागर पेटी से मिल जाती है। यह जो पेटी है, मेखला है, मुख्य रूप से अल्पाइन हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ चलती है, और भूमध्य सागर के ज्वालामुखी भी इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं। आपने ये डिस्कस किया प्रकारों में, स्ट्रैम्बेलो है, वेसुविus है, एंटेना भूमध्य सागर के प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, ईरान का देवबंद है, कोहो सुल्तान है, आर्मेनिया है, अरारात है, ज्वालामुखी इसके अंदर काफ़ी सम्मिलित होते हैं। तीस मैप के अंदर तीसरी पेटी से पहले अपन अगर मैप में अगर विस्तीर्ण देखें तो ये जो पार्ट है प्रशांत महासागर का, दिस इज द रिंग ऑफ फायर ऑफ राइट। अधिकांश जो घटनाएं हैं वो यहीं पर ही देखने को मिलती हैं। दूसरा डिवीज़न जो किया था, ये जो प्लेटें हैं, लैंड मास की जो प्लेटें हैं, धरातलीय प्लेटें हैं, स्थलीय प्लेटें हैं, ये आपस में टकराती हैं। ये भारत के यूरेशियन प्लेट से टकराती हैं। तो ये इन प्लेटों के जो अंदर होते हैं वो दूसरी कैटेगरी आता है। तीसरी कैटेगरी अपन पढ़ेंगे तो वो अटलांटिक महासागर के मध्य अटलांटिक रिज जो है, ये वाला पार्ट एक महत्वपूर्ण है। और चौथा जो है वो आंतरिक जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर जो विकिरण आता है। तो तीसरी जो मिड ओशन जो है रेंजेस हैं, अटलांटिक महासागर, ये रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हैं, जहाँ जहाँ दो प्लेटें जो हैं अपसरण के कारण भ्रंश के निर्माण करता है, और क्रस्ट से नीचे से एस्ट्रोस्फीयर बेसाल्ट मैग्मा मैग्मा जो है बाहर निकलता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के मध्य में दरारें होने के कारण मैग्मा बाहर आता है, और धीरे धीरे जो है वो तली का विस्तार हो रहा है। तो ये एक दूसरी महत्वपूर्ण पेटी जो है वो मिड अटलांटिक मध्य अटलांटिक मेखला। और चौथी जो पेटी आती है ज्वालामुखी वितरण के अंदर, वो महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेटों के आंतरिक भाग, इंटीरियर में भागों में है। ज्वालामुखी क्रियाएं देखी गई हैं इनमें। माइक्रो प्लेट, छोटी प्लेट्स अपन ने डिस्कस किया था। माइनर प्लेट्स और मेजर प्लेट्स। जो माइक्रो प्लेट्स हैं, प्लेट्स की गतिविधियां गर्म स्थल हॉट प्लम्स की संकल्पना द्वारा समझा जा सकता है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत द्वारा इनका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं। हवाई द्वीपों से लेकर जो है काफ़ी सारे जो आइलैंड्स हैं, हवाई आइलैंड्स हैं, वहाँ पर पूर्वी अफ्रीका के फॉल्स वाला रीजन है, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन बने, कोलंबिया का रैनक पठार है, पराना पठार है, दक्कन का पठार है आदि। ये जो पार्ट है सारा का सारा जो है वो आंतरिक प्लेटीय ज्वालामुखी की कैटेगरी में, चौथी कैटेगरी के अंदर सम्मिलित होते हैं। थैंक यू।